हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। आज अपने जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूं मैं। टॉपिक का नाम है बीकानेर के राठौड़। और बीकानेर के राठौड़ों के पीछे दो पार्ट मैंने डाल दिए थे। बीकानेर के राठौड़ों का तीसरा पार्ट, बीकानेर के राठौड़ वंश का पार्ट नंबर 3। तो राजस्थान में एकीकरण से पहले यानी 1956 से पहले 19 रियासत हुआ करती थी। उस प्रत्येक रियासत का हमने 5-6 रियासत पढ़ ली है। बीकानेर रियासत अपने वर्तमान के अंदर चल रही है। तो बीकानेर रियासत में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, ये बीकानेर रियासत थी कहां पर। आज के जिले ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये बीकानेर, ये चूरू, ये क्षेत्र बीकानेर रियासत कहलाती थी। आजकल ये बीकानेर संभाग कहलाता है। यहां पर और कौन से वंश के शासकों ने शासन किया? राठौड़ वंश के शासकों ने शासन किया। बीकानेर में राठौड़ वंश के शासकों ने शासन किया। कई राजा अपने हो लिए हैं। आज इनका पहला शासक है बीकानेर के शासकों का अनूप सिंह राठौड़। पार्ट नंबर 3 में आज पहला शासक है अनूप सिंह राठौड़। ये कब से कब तक रहा? 1669 से 98 तक ये बीकानेर का शासक रहा। 1669 से कब तक रहा? 98 तक शासक रहा। इसको औरंगजेब ने दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध आक्रमण के लिए भेजा था। तो काफी हद तक इसको सफलता मिली। मराठों को दबाने में काफी हद तक इसको सफलता मिली। इस बात से खुश होकर के और औरंगजेब ने इसको एक उपाधि प्रदान की थी। वो उपाधि का नाम है माही भ्रातृ। तो माही भ्रातृ औरंगजेब ने बीकानेर के किस शासक को उपाधि प्रदान की थी? तो किसको प्रदान की थी? औरंगजेब ने। इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, इसको माही भ्रातृ की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने प्रदान की थी। इसमें दक्षिणी भारत के अंदर और हिंदू ग्रंथों का जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको खरीद करके ये बीकानेर लाया। और दक्षिणी भारत के अंदर ये जो मूर्ति वगैरह थी, हिंदू धर्म की मूर्ति वगैरह थी, उनको भी अपने बीकानेर लेके आया या दक्षिणी भारत से। तो दक्षिणी भारत से हिंदू धर्म की मूर्ति वगैरह है, जो प्राचीन मूर्ति थी, उनको लेके आया और उनको बीकानेर के अंदर कहां पर प्रतिष्ठापित करवाया? 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में। 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में प्रतिष्ठापित करवाया। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। देखो प्रश्न क्या है? दक्षिणी भारत से हिंदू धर्म की प्राचीन मूर्तियों को खरीद कर लाने वाला शासक अनूप सिंह। और अनूप सिंह ने उन हिंदू धर्म की प्राचीन मूर्तियों को, देवी देवताओं की मूर्तियों को कहां पर लगवाया? बीकानेर स्थित 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के अंदर प्रतिष्ठापित करवाया। फिर देखो, दक्षिणी भारत से इसने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ ये भी एकत्रित करके और ये बीकानेर लेके आया। और बीकानेर के अंदर फिर इन दक्षिणी भारत से हिंदू धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको लेकर के आया। उनको बीकानेर में रखवाया कहां पर? अनूप सिंह संग्रहालय में। अनूप सिंह संग्रहालय में, यानी इसने खुद के नाम से संग्रहालय बनवाया और उसके अंदर उनको रखवाया। देखो क्या था प्रश्न? दक्षिणी भारत से प्राचीन ग्रंथों को खरीद करके अनूप सिंह बीकानेर लेके आए और बीकानेर में कहां पर रखवाया? अनूप सिंह संग्रहालय के उनके अंदर उनको रखवाया। ये खुद भी अच्छा कवि था ये। तो इसकी खुद की पुस्तक देखो कौन कौन सी हैं? अनूप विवेक, काम प्रमोद, अनूपोदय। इसकी खुद की पुस्तक अनूप
विवेक, दूसरी पुस्तक काम प्रमोद, दूसरी पुस्तक काम प्रमोद, इसके अलावा तीसरी अनुपोदे, यानी खुद भी एक अच्छा कवि था। इसकी पुस्तक अनूप विवेक, काम प्रमोद, अनुपोदे। ये अनुपोदे देखो क्या है, गीत गोविंद पर टीका। टीका किसे कहते हैं, जब किसी एक पुस्तक का और दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए उसको क्या कहते हैं, टीका। तो ये गीत गोविंद क्या है, यहां पर ये बंगाल प्रांत था किसी समय, बंगाल, और बंगाल का एक शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन का एक दरबारी विद्वान था जयदेव, और जयदेव ने गीतों की किताब लिखी थी जिसको गीत गोविंद कहते हैं। कंपटीशन में बार बार पूछते हैं ये। तो गीत गोविंद किसने लिखी थी, जयदेव ने। जयदेव कौन था, लक्ष्मण सेन का दरबारी विद्वान था। इस गीत गोविंद के ऊपर अनूप सिंह ने गीत गोविंद का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया, इसके ऊपर टीका लिखी, इसको क्या कहते हैं, अनुपोदे। तो अनूप सिंह द्वारा गीत गोविंद के ऊपर कौन सी टीका लिखी गई, अनुपोदे, ये टीका लिखी गई। अब देखो इसके बाद में बीकानेर की जो चित्रकला है उसका स्वर्ण युग, ये भी किसका काल कहलाता है, अनूप सिंह का काल कहलाता है। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण युग, बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है, अनूप सिंह राठौड़ का काल कहलाता है। ठीक है, फिर देखो इसी के काल में रामायण का सबसे पहले राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया, और वो राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया किसने था, आनंद राम, आनंद राम ने। तो रामायण का सबसे पहले राजस्थानी भाषा में अनुवाद और किसने किया था, आनंद राम ने, आनंद राम ने। और बीकानेर के किस शासक के काल में, अनूप सिंह के काल में। बीकानेर के किस शासक के काल में, अनूप सिंह के काल में। इसके काल में और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, एक तो अनूप व्यवहार सागर, और ग्रंथ कौन से लिखे गए, अनूप व्यवहार सागर, अनूप व्यवहार सागर, अनूप व्यवहार सागर। दूसरा अनूप विलास, अनूप विलास, और ये दोनों ग्रंथ किसने लिखे थे, मणिराम। अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास अनूप सिंह के काल में लिखे थे, किसने लिखे थे, मणिराम ने। ये कंपटीशन में पुस्तक कई बार पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं कि इसके लेखक कौन थे, और बार बार अभ्यास से याद होती हैं। फिर देखो तीर्थ रत्नाकर एक पुस्तक और भी थी, तीर्थ रत्नाकर एक पुस्तक और भी थी। ये तीर्थ रत्नाकर किसने लिखी, अनंग भट्ट ने, अनंग भट्ट ने। और किसके काल में लिखी थी, अनूप सिंह के काल में लिखी थी, अनंग भट्ट ने। अब इसके बाद में एक पुस्तक और भी है, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, ये संगीत से संबंधित है। और संगीत रत्नाकर इसके दरबारी संगीतज्ञ मणिराम ने लिखी थी, मणिराम ने लिखी थी। मणिराम कौन था, अनूप सिंह का दरबारी, अनूप सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था मणिराम। अनूप सिंह का दरबारी संगीतज्ञ कौन था, मणिराम। इसने संगीत के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी थी, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। ठीक है, और संगीत रत्नाकर ये मणिराम ने भाव भट्ट, मणिराम ने तो अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, इसने पुस्तक लिखी थी, संगीत रत्नाकर लिखी थी भाव भट्ट ने, भाव भट्ट ने। और भाव भट्ट कौन था, अनूप सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था, अनूप सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था। एक पुस्तक और भी है, ज्योतपति सागर, ज्योतपति सागर, ज्योतपति सागर, ये लिखी थी वैद्यनाथ ने,
ज्योतपति सागर ये लिखी थी वैद्यनाथ ने। इस प्रकार से अनूप सिंह खुद अच्छा कवि था, कई अच्छे कवि इसके दरबार के अंदर रहते थे। फिर से देखते हैं, अनूप सिंह राठौड़ 1689 से 1698 तक रहा। इसको औरंगजेब ने दक्षिण भारत में सफलता के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि प्रदान की थी? माई भ्रातु। इसने दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को ला करके और कापर लगवाया था बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में। और अनूप सिंह संग्रहालय में इसने क्या रखा था? दक्षिण भारत से हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों को लेके आया था, उनको कहां पर रखा? अनूप सिंह संग्रहालय जो बीकानेर में है। फिर इसकी खुद की पुस्तक अनूप विवेक, काम प्रमोद, अनुपोदय। अनुपोदय किसके ऊपर टीका है? गीत गोविंद। और गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। जयदेव कौन था? लक्ष्मण सेन का दरबारी विद्वान था। फिर बीकानेर के अंदर इसने बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? इसी का काल। इसी के काल में रामायण जो संस्कृत भाषा में उसका सबसे पहले राजस्थानी में अनुवाद किया किसने? आनंद राम ने। तो राजस्थानी का रामायण का सबसे पहले राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? आनंद राम ने किया। आनंद राम किसका दरबारी विद्वान था? अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था। अब इसके काल में लिखी गई अन्य पुस्तक अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास किसने लिखी थी? अनूप सिंह के दरबारी विद्वान मणिराम ने। तीर्थ रत्नाकर अनंग भट्ट ने। संगीत रत्नाकर भाव भट्ट ने। यह भाव भट्ट कौन था? अनूप सिंह के दरबार के अंदर रहने वाला एक संगीतज्ञ था। फिर देखो ज्योतपति सागर, ज्योतपति सागर, ज्योतपति सागर नामक ग्रंथ किसने लिखा था? वैद्यनाथ ने लिखा था। अब अगले राजा की बात करते हैं। 2 नंबर शासक आज स्वरूप सिंह। 2 नंबर शासक आज स्वरूप सिंह। ये स्वरूप सिंह कब से कब तक रहा? 1698 से 1700। और ये किसका पुत्र था? अनूप सिंह का पुत्र था। अनूप सिंह की मृत्यु के बाद ये मात्र 9 वर्ष की आयु में राजा बना था। अब इसके बाद में अगला राजा सुजान सिंह। 3 नंबर सुजान सिंह, ये 1700 से और 1735 तक बीकानेर का शासक रहा। 1700 से 1735 तक। ये स्वरूप सिंह का छोटा भाई था। स्वरूप सिंह का छोटा भाई था, ऊपर वाला शासक उसका छोटा भाई। इसके बाद में राजा बनता गज सिंह। बीकानेर का अगला राजा बनता गज सिंह। ये 1735 से 46 तक रहे। 1735 से 46 तक रहे गज सिंह। इसके बाद में सूरत सिंह। इसके बाद में अगला राजा बनता है सूरत सिंह। 1787 से 1828। 1787 से 1828 तक सूरत सिंह। इस सूरत सिंह के ऊपर क्या प्रश्न बनता है? एक तो इसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली या अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह। कब कर ली थी? 1818 में। इसी के टाइम में पटनेर का दुर्ग है, पटनेर का दुर्ग उसको मंगलवार के दिन जीता गया था और उसका नाम फिर क्या रख दिया? हनुमानगढ़। फिर इसके बाद में अगला राजा बनता है रतन सिंह। इसके बाद में अगला राजा बनता है बीकानेर का अगला शासक रतन सिंह। ये रतन सिंह कब से कब तक? 1828 से 51 तक। 1828 से 51 तक रतन सिंह। इसने बीकानेर के अंदर बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। बीकानेर के अंदर बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह ने करवाया था। अब इसके बाद में अगला राजा सरदार सिंह। इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं। सरदार सिंह, सरदार सिंह 1851 से 72। 1851 से 72 यानी सरदार सिंह। इसको डांट कर पढ़ेंगे। 1851 से 1872 के बीच में एक सन आता है 1857।
उस 1857 में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति का प्रभाव राजस्थान के अंदर भी था। तो कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी, कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का विरोध किया था। ये सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र शासक था जिसने राजस्थान से बाहर तक जाकर अंग्रेजों की मदद की थी। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की मदद की थी, कौन सा है? सरदार सिंह। इसी ने बीकानेर के अंदर सती प्रथा, ये समाज सुधारक भी था। बीकानेर में सबसे पहले सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा, जीवित समाधि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो सरदार सिंह 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो 1857 की क्रांति के दौरान कुछ शासकों ने राजस्थान के अंदर अंग्रेजों की मदद की थी। ये राजस्थान से बाहर भी अंग्रेजों की मदद करने के लिए चला गया था। तो राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति के दौरान राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की मदद की थी, कौन सा है? सरदार सिंह। बीकानेर के अंदर सबसे पहले सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला शासक भी कौन था? सरदार सिंह। तो राजस्थान का एकमात्र है ये जिसने राजस्थान से बाहर जाकर के अंग्रेजों की मदद की थी। अब इसके बाद में अगला राजा बनता है डूंगर सिंह। आज का अगला राजा है डूंगर सिंह। डूंगर सिंह, तो डूंगर सिंह 1887 से 1943 तक रहे। 1887 से 1943 तक बीकानेर के शासक रहे। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लग रहा बीकानेर के इतिहास को 3 छोटी छोटी वीडियो में आधे घंटे के से भी कम की वीडियो है, बीकानेर के इतिहास को पूरा कर दिया। किसी भी वीडियो से आप मिलान करके देख लीजिए, इतने टाइम में यदि किसी का भी वीडियो और बीकानेर का इतिहास यदि पूरा हो, कम से कम एक राजा के ऊपर 50-60 मिनट का जो वीडियो देखते हैं, ज्यादातर टाइम खराब करने में क्या आता है, जो मेन राजा है उनके ऊपर जो पर्सन वो बता रहा हूँ। कोई भी कंपटीशन से बाहर नहीं जाएगा पर्सन, इतनी शॉर्टकट में गाकर में सागर। देखो डूंगर सिंह के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? भुजिया राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। तो बीकानेर के अंदर भुजिया बनाने की शुरुआत किस शासक के काल में हुई? डूंगर सिंह के काल में। भुजिया बनाने की शुरुआत राजस्थान में किस शासक के काल में हुई? बीकानेर में डूंगर सिंह के काल में हुई। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न, इस डूंगर सिंह ने ये जो हिमालय क्षेत्र है भारत के अंदर, ये है हिमालय क्षेत्र, इस हिमालय क्षेत्र का राजस्थान की ओर जल लाने का इसने सबसे पहले सपना देखा था। तो हिमालय का जल राजस्थान में लाने के लिए सर्वप्रथम सपना किसने देखा था, यानी बात ये अंग्रेजों को सामने किसने पेश की थी? डूंगर सिंह। तो बीकानेर में भुजिया निर्माण की शुरुआत, हिमालय का जल राजस्थान में लाने का सबसे पहले सपना किसने देखा था? डूंगर सिंह ने। फिर देखो इसके बाद में अगला राजा बनता है गंगा सिंह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गंगा सिंह, इसके ऊपर निश्चित तौर पर प्रश्न पूछते हैं। गंगा सिंह ये इंपॉर्टेंट है। देखो गंगा सिंह ये कौन था? डूंगर सिंह के कोई संतान नहीं थी, फिर डूंगर सिंह ने इसी को गोद लिया था गंगा सिंह को, और ये राजा बना। यानी डूंगर सिंह का छोटा भाई था गंगा सिंह। इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है गंगा सिंह के ऊपर, वो ये है इसका उपनाम। गंगा सिंह एक तो रहा कब से कब तक? 1887 से 1943 तक रहा। सॉरी, ये गंगा सिंह 1887 से और 1943 तक रहा। 1887 से 1943 तक रहा। और इससे पहले था डूंगर सिंह, इससे पहले डूंगर सिंह था। तो देखो इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये है गंगा सिंह के ऊपर, आधुनिक भारत का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? गंगा सिंह को कहते हैं। क्यों? किसी न किसी बात के पीछे कोई न कोई रीजन होता है। आधुनिक भारत का भागीरथ, भागीरथ एक ऋषि थे और जो गंगा नदी को सबसे पहले समतल में लेके आए थे बहुत प्रयास करके, इसलिए इसको आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। क्योंकि ये राजस्थान के अंदर
और पानी लेके आया था, नहर लेके आया था, गंग नहर लेके आया था, इसलिए इसको आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। देखो ये है गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमालय उत्तराखंड से। गंगोत्री हिमालय जो है कहां पर, उत्तराखंड से निकलती है। गंगा का मूल नाम क्या है, भागीरथी, भागीरथी। फिर इसमें आगे अलकनंदा नदी मिलने से ये गंगा कहलाती है। देवप्रयाग एक जगह है, देवप्रयाग के अंदर ये भागीरथी है और भागीरथी में ये अलकनंदा नदी मिलती है। कहां पर, देवप्रयाग में, वहां पर ये गंगा कहलाती है। तो फिर ये हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। और ये गिरती कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। नदी पढ़ाऊंगा उस टाइम पर ये डिटेल्स ये चीज आएंगी। तो देखो ये कहते हैं गंगा नदी किसी समय यही पहाड़ी क्षेत्र में बहती थी। फिर ये भागीरथ ऋषि कोई सन्यासी था, इसने सोचा इस साइड में तो बहुत नदियां हैं, ये यदि नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाए तो जनता का बहुत भला होगा। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में रास्ता बनाकर इस नदी को इस तरफ लेके आया था। तो ऋषि ने रास्ता बनाया, बहुत भयंकर तपस्या की होगी। तो गंगा नदी को समतल में कौन लेके आया था, भागीरथ ऋषि। उस ऋषि के साथ इसकी तुलना कर दी आधुनिक भारत का भागीरथ। जिस प्रकार से भागीरथ ने गंगा नदी को इस साइड में लेके आया था, उसी प्रकार से अंग्रेजों के सामने इसने बात रखी थी। और राजस्थान में पहली सिंचाई परियोजना, पहली नहर, गंग नहर, राजस्थान की पहली नहर ये लेके आया था। इसलिए इसको राजस्थान का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा प्रश्न क्या बनता है, ये अंग्रेजों का विश्वास पात्र था। 1901 में एक बार चीन में विद्रोह हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध। तो चीनी विद्रोह को दबाने के लिए इसकी ऊंटशाला का नाम था गंगा रिसाला। गंगा सिंह की ऊंटशाला का नाम था गंगा रिसाला। चीन के अंदर अपने भारत यहां से राजस्थान से जाकर के चीन गया था, यहां पर चीन गया था अपने ऊंट सेना लेकर के चीन गया था। तो बीकानेर का वह शासक जिसने चीन का विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी, गंगा सिंह। गंगा रिसाला क्या है, इसकी ऊंट सेना। तो बीकानेर 1901 में गंगा रिसाला अपनी ऊंट सेना लेकर के चीन में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। अंग्रेजों ने इसको खुश होकर के पदक दिया था। उस पदक का नाम क्या है, चीनी विजय पदक। तो चीन में विजय के उपलक्ष्य में गंगा सिंह को अंग्रेजों ने कौन सा पदक दिया, चीनी विजय पदक से नवाजा था। चीनी विजय पदक से नवाजा था। ब्रिटेन के अंदर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब, एक तो 1930 में, एक 1931 में, एक 1932 में। लंदन ब्रिटेन के अंदर पड़ता है। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये तीनों में उपस्थित था। तो राजस्थान का वह शासक जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, बीकानेर का गंगा सिंह। और 1930, 31 और 32 के अंदर हुए थे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज का मतलब मेज के चारों ओर, गोल मेज के चारों ओर बैठना। फिर देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसने अपनी ऊंट सेना के द्वारा अंग्रेजी सेना का मदद किया था। तो सेकंड विश्व युद्ध में भी ऊंट सेना द्वारा अंग्रेजों की मदद, यानी अंग्रेजों का विश्वास पात्र था। ये अंग्रेजों की मदद की थी किसने, गंगा सिंह ने। 1887 से 1947 आधुनिक भारत का भागीरथ गंगा रिसाला ऊंट सेना लेकर के चीन में विद्रोह को दबाने के लिए गया था। चीनी विजय पदक से नवाजा गया, इसलिए लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 1930, 31, 32 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने, गंगा सिंह ने। तो आधुनिक भारत का भागीरथ और राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर
कौन लेके आया था? गंगा सिंह, जिससे वर्तमान में लाभान्वित जिला है गंगानगर। फिर देखो इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। पहली बार बीकानेर में आधुनिक प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था की शुरुआत की। प्रथम बार बीकानेर में आधुनिक प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था शुरू की। यानी न्याय के लिए प्रसिद्ध था ये, जनता इससे खुश थी बीकानेर की, इसके काल में न्याय मिलता था। पहली बार बीकानेर में आधुनिक प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इसके काल ने इसकी शुरुआत की थी। फिर देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पेरिस में एक संधि हुई थी वर्साई नामक स्थान के ऊपर। उस संधि को वर्साई की संधि, वर्साई की संधि या पेरिस समझौता कहते हैं। वर्साई की संधि या पेरिस समझौता कहते हैं। तो वर्साई की संधि या पेरिस समझौता कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सीन नदी पर दुनिया का सबसे सुंदर शहर है पेरिस। तो वर्साई की संधि कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। पेरिस समझौता कहते हैं जिसको, इसमें भी इसने भाग लिया था। गंगा सिंह ने पेरिस संधि समझौता या वर्साई की संधि के में भी भाग लिया था। एक नरेंद्र मंडल क्या था? हिंदुस्तान के राजाओं का एक संगठन था। हिंदुस्तान के रियासतों के राजाओं का एक संगठन था नरेंद्र मंडल। तो उस नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गंगा सिंह। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? गंगा सिंह। गंगा सिंह। और ये कब से कब तक अध्यक्ष रहा? 1921 से लेकर के 1925 तक। तो नरेंद्र मंडल क्या था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के रियासतों के राजाओं का एक संघ गठित किया था, नरेंद्र मंडल। इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया था? बीकानेर के शासक गंगा सिंह को, जो सबसे विश्वास पात्र था इनका। फिर इसने 1931 में एक काम और किया। 1931 में बीकानेर में एक संस्था की स्थापना की। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। तो बीकानेर के अंदर प्रजा प्रतिनिधि की सभा की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और किस शासक ने की थी? गंगा सिंह ने। वो प्रजा की भलाई के लिए एक संगठन था। इसने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में और लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया बीकानेर के अंदर। लालगढ़ पैलेस ये बीकानेर के अंदर है। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस यानी महल। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था किसने? गंगा सिंह ने। अब देखो गंगा सिंह के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ये गंगा सिंह बीकानेर के शासकों में इंपोर्टेंट है। राजस्थान के अंदर पहली सिंचाई परियोजना राज नहर, ये गंग नहर इस तरह से लेके आया था। उसे निवाला पंजाब से पानी लेके आया था। ये गंग नहर, ये राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है। राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना गंग नहर कौन लेके आया था? गंगा सिंह। इसलिए इसको आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। प्रथम बार बीकानेर में आधुनिक प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था की शुरुआत की, यानी जनता को उचित न्याय दिलवाया इसने। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। और कभी कभी ये घोड़े के ऊपर बैठ करके और जनता का क्या हाल है देखने के लिए चला जाता था। रात को भी चला जाता था। कहते हैं कि एक बार ये कोई भेड़ बकरी चराने वाले जो जंगल में थे, उनके पास घोड़े पर बैठकर रात को चला गया। लोगों से मिला, उनको कहा कि रात को आपको यहाँ पर डर नहीं लगता? तो लोगों ने कहा कि हमें डर किस बात का, जब हमारा शासक गंगा सिंह जैसा हो। तो काफी खुश हुआ। यानी आम जनता इसके किस्से गाती थी, आम जनता इसके बारे में बात करती थी कि जब तक गंगा सिंह है तब तक हमें कोई खतरा नहीं, न्याय मिलेगा। तो प्रथम बार बीकानेर में आधुनिक
प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? गंगा सिंह ने की थी। फिर वर्साई, पेरिस के अंदर एक जगह पड़ती है, वर्साई की संधि हुई थी, इसको पेरिस समझौता भी कहते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, इसके अंदर भी इसने भाग लिया था गंगा सिंह ने। फिर अंग्रेजों ने रियासतों का संघ बनाया था, नरेंद्र मंडल। उस नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष भी कौन था? पहला गंगा सिंह। 1921 से 25 तक। 1931 में इसने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना की थी। तो बीकानेर के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? गंगा सिंह ने की थी। फिर देखो इसके बाद में अगला राजा बनता है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह, इसके बाद में अगला राजा बनता है शार्दुल सिंह। ये 1943 से और 56 तक रहे शार्दुल सिंह। इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? इसके टाइम में राजनहर, इसके टाइम में इसने ये राजनहर क्या है? इंदिरा गांधी नहर का एक हिस्सा है राजनहर। इंदिरा गांधी नहर का एक हिस्सा है जो हनुमानगढ़ तक, इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। तो राजनहर के लिए पंजाब का इंजीनियर कंवर सेन को इसने आमंत्रित किया। राजनहर के लिए कंवर सेन को आमंत्रित। तो कंवर सेन जो पंजाब का इंजीनियर था, राजनहर के लिए किसने आमंत्रित किया था? शार्दुल सिंह ने। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय बीकानेर का शासक कौन था? शार्दुल सिंह था। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? शार्दुल सिंह था। और राजनहर है हरिके बैराग से और ये हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर है। इस इंदिरा गांधी, इस राजनहर, जो इंदिरा गांधी नहर का पहला चरण कहलाता है, राजनहर के लिए पंजाब का इंजीनियर कंवर सेन को किसने आमंत्रित किया था? शार्दुल सिंह ने। और देखो ये बीकानेर का राठौड़ वंश के प्रमुख राजा हो गए। तो बीकानेर में किस वंश के शासकों ने शासन किया? राठौड़ वंश। ये बीकानेर के राठौड़ कौन थे? ये जो जोधपुर के राठौड़ थे, जोधपुर के राठौड़, इन्हीं में से राव सिंह, राव जोधा का पुत्र था राव बीका। इस राव बीका ने बीकानेर रियासत की स्थापना की थी, जो जोधपुर के राठौड़ों से संबंधित है। तो जोधपुर के राठौड़ों की